दोस्तों, तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 16। अब जो इस वीडियो को पहली बार देख रहा होगा उसको समझ नहीं आएगा, सर आप पहला क्वेश्चन बोल रहे हो और सीधा 16वां नंबर लिख रहे हो, ऐसा क्यों? तो देखो, उसके लिए मैं एक बात जरूर बता देता हूं, फिर स्टार्ट करते हैं। ये जो वीडियो बन रहा है ये सेकंड नंबर का वीडियो है। और ये वीडियो किस पर्पस से बन रहा है? आने वाला जो 2026 22 फरवरी को सीजीपीएससी का एग्जाम होने वाला है, उस पर्पस से बन रहा है। और ये क्वेश्चन पेपर 2024 का है। मतलब हमारा पर्पस है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करते जाना। ठीक है भाई, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 2024 से, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 15 तक, कौन सा नंबर है? सेट बी का है। 1 से लेके 15 तक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग पहले वीडियो में कर चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से करने वाले हैं। तो जो भाई मेरा पहले ही बार इस वीडियो को देख रहा है उससे रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन नंबर 1 से 15 तक का सॉल्यूशन का वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से 1 से 15 तक का देख लेना। हम लोग करते क्या है, हर एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल पढ़ते हैं और उसको एग्जाम हॉल में जल्दी से कैसे बनाएंगे हम लोग वो तरीका भी देखते हैं। ठीक है, और उद्देश्य एकमात्र है कि जिसका मैथ्स उतना अच्छा नहीं है उसके पास एटलीस्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन हो, क्योंकि हमको पता है पीएससी प्रीवियस ईयर को रिपीट करके देता है, वही पैटर्न का देता है। तो कम से कम अगर आप 5 साल का भी पेपर का सॉल्यूशन आपके पास मिल जाएगा तो आप, उम्मीद है सी सेट आपका बढ़िया से हो जाएगा, आपका रुकेगा नहीं, क्वालिफाई आप कर जाओगे। तो ठीक है भाई, इसी पॉजिटिविटी के साथ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो अगर ध्यान से समझा जाए तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है एक संख्या 36 से उतनी अधिक है, एक संख्या 36 से उतनी अधिक है जितनी 86 से कम है। तो वह संख्या क्या है? तो देखो इसको बेसिक समझाता हूं। मान लेते मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान लेते एक संख्या 5 है, एक संख्या 10 है और एक संख्या 15 है। तो अब आप सोचो, अगर मेरे को 10 के बारे में बताना होगा, किसके बारे में? 10 के बारे में बताना होगा, तो क्या बताऊंगा? एक संख्या 5 से उतनी अधिक है। 5 से कितनी अधिक है सर? 5 से 5 अधिक है, सही है ना? एक संख्या 5 से उतनी अधिक है जितनी 15 से कम है, क्योंकि इन दोनों का अंतर भी क्या है? 5 है। तो यही बोलूंगा ना, अगर लाइन क्या बोलूंगा? एक संख्या, अब ये संख्या हमको नहीं पता तो हम क्या मानेंगे इसकी जगह? x। तो एक संख्या 5 से उतनी अधिक है जितनी 15 से कम है। तो कहने का मतलब इस संख्या और 5 में जो अंतर है ना, वही अंतर इस संख्या और 15 के बीच है। सही बात है, तभी तो ये लाइन बोलूंगा कि एक संख्या 5 से उतनी अधिक है जितनी 15 से कम है। तो इसको बनाने का प्रोसेस क्या है सर? ये संख्या और 5 के बीच का जो अंतर आएगा ना, इस संख्या और 5 के बीच का जो भी अंतर आएगा वही अंतर 15 और x के बीच में होगा। सही बात है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखो, तो x को एक साइड रखते हैं और नंबर को एक साथ। तो अगर यहां पर x है तो माइनस x इधर आएगा तो क्या होगा? प्लस x होगा मेरे भाई, ठीक है। और ये 15 और माइनस 5 उधर जाएगा तो क्या होगा? प्लस 5 होगा मेरे भाई, ठीक है। तो ये क्या होगा? 2x और 15 और 5 20। तो x बराबर क्या होगा? 20/2, क्योंकि गुणा इधर आके भाग। तो x की वैल्यू कितनी आएगी भाई? 10। तो क्या वो संख्या आई? 10। सही बात है, लेकिन हर बार क्या ये 10 लाने के लिए इतना डिटेल बनाएंगे क्या? सीधा एक संख्या 5 से उतनी अधिक है जितनी 15 से कम है, तो सीधा 5 पकड़ो 15 पकड़ो और सीधा जोड़ के 2 से भाग कर दो, सीधा भाई कर देना। 15 और 5 20/2, आंसर क्या आएगा? 10। समझ में आया? कहने का मतलब अगर अब ये लॉजिक से इस क्वेश्चन को बनाया जाए तो क्या बनाना होगा? एक संख्या 36 उतनी अधिक है जितनी 86 से कम। तो सीधा क्या करना है? 36 को और 86 को जोड़ दो। तो 36 और 86 दोनों को 6 दूनी 12 और 8 और 1 9 3 12। फिर क्या करना है? इसको 2 से भाग, 2 6 12, 2 1 2। तो वह संख्या क्या होगी? वह संख्या 61 होगी। बनाने का तरीका समझ में आया? ठीक है, तो बनाना है एक संख्या 36 उतनी अधिक है जितनी 86 से कम है, तो ये दोनों को जोड़ना और 2 से भाग करना है। अब देख लेते हैं सही हो रहा है कि नहीं, चेक करके दिखा देता हूं। तो देखो देखो चेक कर रहे हैं ना, ठीक है। एक संख्या मान लेते हैं, वो संख्या क्या है? 61 और 86, इन दोनों के बीच का अंतर बताओ। तो इन दोनों के बीच का अंतर है 25। सही बात है, तो यही 25 इन दोनों का अंतर होना चाहिए। तो देखो 36 और 61 में अंतर देखो, देखो 36 और 61 में अंतर देखोगे
तो 25 ही आएगा ना मेरे भाई। 36 में 25 जोड़ोगे तो 61 ही तो होता है। तो आंसर नहीं हुआ। एक संख्या 36 से उतनी अधिक है, कितनी अधिक है? 25 अधिक है, जितनी वो 86 से कम है। 86 से कितनी कम है? 25। समझ में आया बनाने का? तो हर बार क्या इतना डिटेल बनाएंगे? नहीं। अगर एग्जाम में आया तो बनाना कैसे है? एक संख्या 36 से उतनी अधिक है जितनी 86 से कम है, तो क्या करने का? 36 + 86 बटा 2, तो आंसर आ जाएगा 61। समझ में आया? अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यह है क्वेश्चन नंबर 17, जो क्या बोलता है कि एक आदमी नाव को धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर, धारा के अनुकूल को बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, ठीक है भाई? तो धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर 2 घंटे में तथा धारा के प्रतिकूल मतलब अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम मतलब जहां धारा जा रही है वही नाव जा रहा है, तो धारा के अनुकूल हुआ। और जिधर धारा जा रही है उसके अपोजिट नाव जा रहा है, तो ये धारा के प्रतिकूल हुआ। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं डाउन स्ट्रीम और इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर 2 घंटे में चला सकता है, अच्छा, आदमी, ठीक है? तो स्थिर जल में नाव चलाने की उसकी गति क्या होगी? तो कहने का मतलब है ये बोट एंड स्ट्रीम का, नाव और धारा का क्वेश्चन है। इसमें भी बहुत सारा बात हम लोग सीखेंगे और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है? तो देखो, सबसे पहले तो आपको 2 फॉर्मूला एकदम याद होना चाहिए, याद ही होना चाहिए। क्या है वो फॉर्मूला? कि शांत जल में नाव की चाल, क्या बोला मैं? शांत जल में, इसको आप चाहो तो कॉपी में आप बना ही रहे होगे, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, तो उसमें इंपॉर्टेंट नोट करके रख लेना इस फॉर्मूले को। क्या है? शांत जल में नाव की चाल। शांत जल में नाव की चाल क्या होती पता है? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। शांत जल में नाव की चाल क्या होता है? धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल प्लस धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, विपरीत दिशा में नाव की चाल, ठीक है भाई? और ये क्या था? धारा की दिशा में नाव की चाल, ठीक है? तो धारा की दिशा में नाव की चाल प्लस धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल बटे 2। ये याद रखना। इसको कैसे लिखते हैं? स्पीड, शांत जल में नाव की चाल, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बराबर डाउन स्ट्रीम, इसको क्या बोलते हैं? यही लिख देता हूं, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बटा 2, ठीक है भाई? डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बटा 2। ये किसका चाल हुआ? शांत जल में नाव की चाल। और एक और याद रखना, इसमें क्या पूछा है? स्थिर जल में नाव की चाल, यही पूछा। कई बार ऐसे पूछा जाता है धारा की चाल बताओ, क्या पूछा जाता है? धारा की चाल। तो धारा की चाल क्या होता है? डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बटा 2, बस यहां प्लस था तो यहां माइनस हो जाता है। डाउन स्ट्रीम बोले तो धारा की दिशा में नाव की चाल माइनस धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल बटा 2। तो जो नाव और धारा नहीं पढ़ा होगा उसके लिए भाई ये फॉर्मूला लिख लो, ये फॉर्मूले के बिना क्वेश्चन नहीं बनने वाला, ठीक है? अब ये क्वेश्चन लिख लिए और मेरे साथ याद भी कर लो, चलो मेरे साथ बोलते भी रहो। क्या होता है? शांत जल में नाव की चाल क्या होता है? डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बटा 2, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बटा 2। और धारा की चाल क्या होता है? डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बटा 2। तो कहने का मतलब शांत जल में नाव की चाल बोला था, फट से लिखना डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बटा 2, ये हो गया शांत जल में नाव की चाल। और धारा की चाल बोला स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बटा 2, यहां प्लस था तो यहां माइनस होता। ये बात क्लियर हुआ? चलो ये याद हो गया ना। और अभी इसमें हम लोग ये फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि हमको धारा की चाल तो पूछा नहीं, हमको क्या पूछा? शांत जल में नाव की चाल। तो फॉर्मूला क्या यूज होगा? डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बटा 2, धारा की दिशा में नाव की चाल प्लस धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल बटा 2। अब देखो, तो क्यों ना हम लोग धारा की दिशा में नाव की चाल निकाल लेते हैं, डाउन स्ट्रीम निकाल ले। तो सर अगर चाल निकालना हो तो पहले डाउन स्ट्रीम बाद में निकालेंगे, पहले आप मेरे को ये बताओ चाल का फॉर्मूला क्या होता है? सर चाल का फॉर्मूला, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटा समय, होता है कि नहीं? स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, सही बात है। चलो अब मेरे को बताओ, अगर मेरे को ये निकालना है
कि धारा की दिशा में नाव की चाल या डाउन स्ट्रीम निकालना है, धारा की दिशा में नाव की चाल, तो मैं क्या निकालूंगा सर? दूरी पता हो कि धारा की दिशा में कितनी दूरी तय किया है और उस दूरी को तय करने में कितना समय लगा है, यही दो बात पता होना चाहिए। तो देखो पता है धारा के अनुकूल कितना जा रहा है, देखो तो दूरी कितना है 20 किलोमीटर, और इस दूरी को जाने में कितना समय लगा? 2 घंटे लगा। तो डाउन स्ट्रीम क्या होगा सर? 10 किलोमीटर प्रति घंटा होगा ना मेरे भाई। ठीक है, तो ये क्या आ गया? धारा की दिशा में नाव की चाल डाउन स्ट्रीम आ गया। चलो अब धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल निकाल लेते हैं। तो धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल मतलब अप स्ट्रीम, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, मतलब धारा की विपरीत कितना किलोमीटर गया और उस दूरी को तय करने में कितना समय लगा। सही बात है, कितना दूरी गया देखो, प्रतिकूल अप स्ट्रीम में कितना गया सर? 4 किलोमीटर गया और इसको जाने में कितना समय लगा? 2 घंटे लगे। तो मतलब धारा की विपरीत नाव की चाल क्या होगी सर? 2 किलोमीटर प्रति घंटा होगा ना मेरे भाई। चलो, तो आपको धारा की दिशा में नाव की चाल आ गई, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल आ गई। अब बचा है कुछ क्वेश्चन। क्या पूछा? शांत जल में नाव की चाल। तो क्या बोलोगे सर? डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बटा दो, ये होता है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। शांत जल में नाव की चाल, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगा? डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बटा 2, तो 12 बटा 2। आंसर क्या आ जाएगा? 6। समझ में आया? तो इसका आंसर क्या होगा? शांत जल में नाव की चाल 6। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन पूछता कि धारा की चाल भी बताओ, तो धारा की चाल के क्या करते? 10 डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बटा 2, तो 10 माइनस 2 बटा 2, तो आंसर आता 8 बटा 2। आंसर क्या आ जाता? 4। समझ में आया? लेकिन हमको फिलहाल ये नहीं पूछा था, लेकिन किसी क्वेश्चन में हो सकता है, अभी आने वाले एग्जाम में पूछ ले, तो ये याद रखना, धारा की चाल पूछा तो क्या करोगे? डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बटा 2, धारा की दिशा में नाव की चाल माइनस धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल बटा 2, और ऐसे निकाल लोगे। समझ में आया? अब सर एग्जाम में इतना बड़ा थोड़ी बनाएंगे, एग्जाम में कैसे बनाना है, लेकिन एग्जाम में कैसे भी बनाना होगा आपको फॉर्मूला तो याद होना चाहिए ना भाई। अगर शांत जल में आपको फॉर्मूला ही नहीं पता तो आप बनाओगे कैसे? तो ये एकदम याद रखना, शांत जल में नाव की चाल क्या बोला? डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बटा 2। देखो अब तुरंत जैसे एग्जाम में देखिए, एक आदमी नाव को धारा के अनुकूल, अब मैं बता रहा हूं जल्दी से कैसे बनाते हैं, ठीक है? डिटेल समझ में आ गया होगा, आप नोट करते रहना, ठीक है भाई। चलो, तो एक धारा के अनुकूल कितना जा रहा है? 20 किलोमीटर, और 20 किलोमीटर जाने में कितना लगाया? 2, तो 2 1 कम 2, 2 दहा 20, तो मतलब सर डाउन स्ट्रीम कितना आ गया? तुरंत 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया ना भाई। ठीक, क्यों? क्योंकि सर हमको डिस्टेंस पता है। क्या पता है हमको? डिस्टेंस, और उस डिस्टेंस को तय करने में लगा समय पता है। तो चाल निकालना हो तो चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी कितना है? 20 किलोमीटर, समय कितना लगा? 2, तो तुरंत भाग करोगे तो क्या आएगा? डाउन स्ट्रीम आ जाएगा 10 किलोमीटर, सॉरी ना, कितना आ जाएगा? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई 2 दहन 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ठीक है, अब अगर अप स्ट्रीम निकालना हो तो अप स्ट्रीम में कितना गया? दूरी 4 किलोमीटर, और 4 किलोमीटर जाने में 2 मतलब 2 दूनी 4, तो अप स्ट्रीम कितना आया? 2 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया ना भाई। ठीक, तो ये तुरंत निकाले। अब हमको पता है क्या निकालना है? स्थिर जल में नाव की चाल, तुरंत 10 धन 2 12 और बटा 2, क्योंकि शांत जल में नाव की चाल क्या होती है? डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बटा 2, तो 10 2 12 बटे 2, तुरंत करके आंसर 6। समझ में आया? चलो, तो अगर समझ में आया है तो भाई वीडियो को लाइक करते रहो, ठीक है? और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है जो सीजीपीएससी देने वाला है, ठीक है मेरे भाई? तो चलो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक और बढ़िया सा क्वेश्चन है, जो है 2 लड़कों की आयु में 20 वर्ष का अंतर है, मतलब डिफरेंस कितना है 2 लोगों में? 20 इयर्स का, ठीक है? 5 वर्ष पूर्व बड़े लड़के की आयु छोटे लड़की की आयु की 5 गुना थी, मतलब जो बिग ब्रदर था, बड़ा भाई था, वो 5 टाइम्स था छोटे भाई से, ठीक है भाई? 5 गुना, ठीक है? उनकी वर्तमान आयु बताना है, तो उनकी प्रेजेंट एज बताना है, ठीक है मेरे भाई? अब ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन को तो मैं बहुत जल्दी से करना सिखाऊंगा, देखते सिखाऊंगा, लेकिन उसके पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर दो आप लोग, ठीक है? मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लो कि आज आपका बड़ा भाई 10 साल का है। आपका बड़ा भाई कितने साल का है? 10 साल का है, और आपकी एज आधी है। ध्यान से सुनना, आपका बड़ा भाई कितना है? 10 साल का है, और आपकी एज आधी है उससे, ठीक है? तो बताओ, जब आपका बड़ा भाई 100 साल का होगा तो आपकी एज क्या होगी? जल्दी से कमेंट करके बताओ। अब
अगर जिन जिन का आंसर 50 आया है भाई आंसर गलत है, ठीक है। अब ईमानदारी से बताना है कि किन किन का आंसर 50 आया, क्योंकि 50 इसका गलत आंसर है, इसका आंसर है 95। अब आप बोलोगे कैसे, देखो मैं ये बोला था कि आपका बड़ा भाई आज 10 साल का है, कितने साल का है 10, और आपकी एज उससे आधी है, तो आप कितने के होगे 5, सही बात है। जब आपका बड़ा भाई 100 साल का होगा, ठीक है, तो आप 5 ही साल तो छोटे होगे ना मेरे भाई, अब 50 के थोड़ी होगे, 50 साल थोड़ी छोटे हो जाओगे, आप कितने के होगे 95, क्योंकि सर मेरा बड़ा भाई मेरे से 5 साल बड़ा है, तो जब वो 100 साल का होगा तो मैं 95 कहूंगा। हम दोनों की आयु में 5 ही साल का तो अंतर रहेगा जी, सही है कि नहीं। अब ये हुआ इंपॉर्टेंट बात, इसको ध्यान से नोट करना, क्योंकि इसी एक कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन बेस्ड है। क्या है, याद रखना, जैसे आप जब पैदा हुए थे और आपका बड़ा भाई आपसे 5 साल बड़ा था, तो हमेशा याद रखना जीवन पर्यंत लाइफ टाइम वो आपसे 5 ही साल बड़ा होगा, क्योंकि अगर आप बड़े हो रहे हो तो वो भी तो बड़ा हो रहा है, या वो बड़ा हो रहा है तो आप भी तो बड़े हो रहे हो। तो कहने का मतलब दो लोगों की आयु में जो अंतर होता है ना, मान लेते हैं ए और बी की आयु में अंतर 2 साल का है, अगर ये 20 साल का है और ये 18 साल का है, तो ये जो अंतर है वो जीवन पर्यंत होगा। मतलब जब तक ये जिएगा और जीने के बाद भी इन दोनों में आयु का अंतर कितना होगा, हमेशा 2 साल का होगा। अगर ये 100 साल का होगा तो ये 98 का होगा, ये हमेशा इससे 2 साल बड़ा होगा। तो इसमें नोट करने वाला पॉइंट क्या था, नोट करने वाला पॉइंट ये था, दो लोगों की आयु में जो अंतर होता है वो लाइफ टाइम होता है, तो इसको ध्यान रखना। अगर ये बात अच्छे से क्लियर है कि सर दो लोगों की आयु का अंतर जीवन पर्यंत लाइफ टाइम वही होगा, तो बस इस क्वेश्चन को अपन चुटकियों में बनाएंगे, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो ये बात अच्छे से क्लियर हुआ कि दो लोगों की आयु का अंतर जो होता है 5 साल 7 साल जो भी होता है, वो लाइफ टाइम उतना ही होता है। अब यहां पर क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो, दो लड़कों की आयु में 20 वर्ष का अंतर है, ठीक है, तो उन दोनों की आयु में लाइफ टाइम कितने का अंतर होगा, 20 साल का होगा, सही बात है। चलो 5 वर्ष पूर्व बड़े लड़के की आयु छोटे लड़के की आयु की 5 गुना थी। तो चलो देखो, ये मान लेते हैं प्रेजेंट एज है, कभी भी याद रखना पूरा प्रेजेंट एज से देखेंगे। ये क्या है, वर्तमान आयु है ना, वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु में 5 साल पहले 5 ईयर अगो, ठीक है, 5 साल पहले 5 साल पहले क्या हुआ, जो बड़ा लड़का था, बड़ा लड़का, बिग ब्रदर है ना, बिग ब्रदर, हमें बीबी मतलब ये बिग ब्रदर वाला लिखा हूं, बड़ा लड़का लिख देता हूं, नहीं तो बीबी में कंफ्यूज हो जाओगे। तो बिग बड़ा लड़का, ठीक है, बड़ा लड़का छोटे लड़के की आयु की 5 गुनी थी, तो छोटा लड़का का कितना गुना था, 5 गुना था। जो बड़ा लड़का था ना, देखो लिखा है ना, बड़ा लड़का की आयु छोटे लड़के की आयु की 5 गुना थी, तो बड़ा लड़का का जो एज था छोटा लड़का का कितना गुना है, 5 गुना है, सही बात है। अब एक काम करते हैं हम लोग, और उन दोनों की उनकी वर्तमान आयु क्रमशः कितना है निकालना है, हमको वर्तमान आयु निकालना है। तो देखो मेरे को बताओ, ये छोटा लड़का इधर आएगा तो बड़ा लड़का डिवाइड इधर बनाता हूं, देखो ये गुणा इधर आएगा तो क्या होगा, आप मेरे को बताओ। सर गुणा इधर आएगा तो बड़ा लड़का बटे छोटा लड़का 5, और यहां कुछ नहीं तो 1 होगा, सही बात है। तो बड़ा लड़का और छोटा लड़का का आयु का अनुपात कितना है, 5:1 आया ना मेरे भाई। सर इसको एग्जैक्ट कैसे बदलते हैं बताओ, ये क्या होगा, 5x होगा, बड़ा लड़का कितने साल का होगा, 5x साल का होगा, और छोटा लड़का कितने साल का होगा, x साल का, हो गया ना, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ, ये जो कंसेप्ट मैं आपको पढ़ाया, देखो अभी मैं डिटेल बता रहा हूं, देखते कैसे करेंगे वो तो मैं सिखाऊंगा, कि देखते कैसे आंसर करते हैं वो हम सीखेंगे, लेकिन पहले आप अच्छे से डिटेल समझ लेते हैं। तो देखो बड़ा लड़का कितने साल का है, 5x साल का है, छोटा लड़का कितने साल का है, x साल का है। अब मेरे को बताओ 5 साल पहले हो या आज हो या 50 साल बाद हो, दोनों की आयु का अंतर तो 20 ही साल होगा ना। अभी तो हम लोग सीखे कि सर दो लोगों की आयु का अंतर जीवन पर्यंत उतना ही होता है, सही है। तो इन दोनों की आयु का अंतर कितना है, 20 साल है। तो यहां पर इन दोनों की आयु का अंतर निकालो, तो इन दोनों की आयु का अंतर निकालोगे तो क्या बोलोगे, सर 5x माइनस x, सही बात है। ये कितना दिया है, 20 साल दिया है कि नहीं दिया है, देखो ना क्वेश्चन में, उन दोनों की आयु का अंतर कितना है, 20 वर्ष का अंतर है। तो इन दोनों की आयु, बड़ा लड़का कितने साल का है, 5x का है, छोटा लड़का कितने साल का है, x का है, तो दोनों का आयु का अंतर 20 साल।
तो कहने का मतलब 4x बराबर 20, तो x बराबर 20/4, x की वैल्यू कितनी आई भाई, x की वैल्यू कितनी आई, 5 साल आई। ठीक है, तो अगर x की वैल्यू आई तो बड़ा लड़का कितने साल का होगा, सर x की वैल्यू 5, तो बड़ा लड़का कितने साल का है, 25 का है, और छोटा लड़का कितने साल का है, 5 साल का है। सही बात है, तो बड़ा लड़का कितने का हुआ, 25 का, छोटा लड़का कितने का हुआ, 5। ये तो कब है सर, 5 साल पहले का है, 5 साल पहले ना 25 और 5 है। लेकिन अगर 5 साल पहले बड़ा लड़का 25 साल का है और छोटा लड़का 5 साल का है, तो आज मतलब 5 साल जोड़ेंगे भाई, ये तो 5 साल पहले था, तो 5 साल जोड़ोगे तो बड़ा लड़का कितने साल का होगा, 30 साल। वर्तमान आयु क्या होगी, 30, और छोटा लड़का की वर्तमान आयु क्या होगी, 10। तो कहने का मतलब ऑप्शन ए इसका सही होगा। लेकिन बनाना ऐसे नहीं है, बनाना कैसे हो तो मैं बताऊंगा, डिटेल समझ में आया। अब मैं आपको बताता हूं इस प्रश्न को देखते कैसे सॉल्व किया जाता है, अब इसको सीखते हैं। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं, जिसको नोट करना होगा नोट कर ले। ठीक है, चलो अब देखो एकदम बेसिक कंसेप्ट है कि इसको कैसे बनाया जाए। तो देखो ध्यान से देखना, दो लड़कों की आयु में कितने का अंतर है, 20 वर्ष का अंतर है। 5 वर्ष पूर्व बड़ा लड़का, तो देखो ये वर्तमान से देखना, ये क्या हो गया, प्रेजेंट एज, क्या हो गया, प्रेजेंट एज। तो 5 साल पहले जो बड़ा लड़का था और छोटा लड़का, बड़ा लड़का कितना था, 5 गुना था ना। देखो बड़ा लड़का की आयु छोटे लड़कों की आयु की कितनी गुनी थी, 5 गुनी थी। मतलब अगर छोटा लड़का 1 साल का होगा तो 5 गुना मतलब बड़ा लड़का 5 साल का होगा। सही बात है। तो सर अगर छोटा लड़का 1 का है और बड़ा लड़का 5 का है, तो दोनों में अनुपात में कितने का अंतर है, बताओ तो, अनुपात में कितने का अंतर है, सर अनुपात में 4 का अंतर है ना भाई। अच्छा, और आयु में, ये तो हो गया अनुपात में अंतर, आयु में कितने का अंतर है, देखो तो सर आयु में 20 साल का अंतर है। आयु में कितने साल का अंतर है, 20 साल का, और अनुपात में कितने का अंतर है, 4 का। तो 4 बराबर 20, 4 बराबर, ये 4 रेशो हुआ ना, तो 4 रेशो बराबर 20। सही बात है, तो 1 रेशो बराबर 20/4, तो 1 रेशो की वैल्यू कितनी आई, 5 आई ना, 4 5 20, 1 रेशो की वैल्यू आई, तो 5 रेशो की वैल्यू, 5 रेशो की वैल्यू आएगी 25 और 1 रेशो की वैल्यू आई 5। तो ये तो 5 साल पहले था, ये तो 5 साल पहले था, और आज कितना होगा, 25 और 5 30, और 5 और 5 10। समझ में आया। एक और तरीका बताता हूं जो इससे भी छोटा है, इतना भी नहीं करना होगा। ठीक है, चलो अब उस तरीके से देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ध्यान से देखो, देखो 5 साल पहले, देखो दो लड़कों की आयु का अंतर कितना है, 20 साल है। सही बात है, हमको एक बताए सर, अगर दो लोगों की आयु में अंतर 20 साल है तो लाइफ टाइम 20 साल है। सही बात है। चलो 5 वर्ष पूर्व, तो तुरंत करो 5 साल पूर्व। ठीक है, बड़े लड़के की आयु छोटे लड़के की आयु की 5 गुना थी, तो छोटा लड़का अगर मान लेते हैं 1 साल का होगा, तो बड़ा लड़का 5 गुना मतलब 5 साल का होगा। सही बात है। दोनों की आयु का अंतर कितना है, 4 है, रेशो में कितना है, 4 है। और साल में कितने का अंतर है, देखो तो साल में अंतर है सर 20 साल का। साल में कितने का अंतर है, 20 साल का है ना। तो मेरे को बताओ, आप जो सेट की उसके हिसाब से कितना आ रहा है, 4, और क्वेश्चन कितना बोला, 20, मतलब आपको क्वेश्चन के हिसाब से सेट होना होगा तो कितना गुना करना पड़ेगा, सर हमको कितना गुना करना पड़ेगा, 5 गुना, 5 गुना करना पड़ेगा। तो बस इतना समझ में आना, 5 गुने का लॉजिक है, तो ये भी 5 गुना होगा, मतलब ये कितने का होगा, 5 25, ये भी कितना गुना होगा, 5 गुना, तो 5 25 और ये भी 5 गुना, मतलब 5 एकम 5। सीधा ऐसे कर रहा है भाई, फट 4 आया क्वेश्चन में, 20 साल मतलब कितना गुना है, क्वेश्चन के हिसाब से सेट होने के लिए, क्वेश्चन के हिसाब से सेट होने के लिए 5 गुना करना पड़ेगा। कितना गुना, 5 गुना। तो ये भी 5 गुना, ये भी 5 गुना, मतलब बड़ा लड़का कितने का, 25 का, छोटा लड़का कितने का, 5 का। ये तो हो गया 5 साल पहले का, और आज का निकालना है तो 5 जोड़ दो, 5 जोड़ दो, तो आज बड़ा लड़का 30 का है और छोटा लड़का 10 का है। तो समझ में आया कैसे बनाना है। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक और बढ़िया सा क्वेश्चन है जिसमें सीखने वाला बात बहुत सारा है। तो देखो इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा है, त्रिभुज एबीसी में AB 6√3 है, AC 12 सेंटीमीटर है और BC 6 सेंटीमीटर है, तो कोण B का मान ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन समझने के पहले थोड़ा सा बेसिक समझते हैं, भुजा और कोण में क्या संबंध होता है। तो देखो ध्यान से समझना, भुजा जैसे एक त्रिभुज बनाऊं ABC, तो आपको पता है भुजा और कोण में डायरेक्ट संबंध होता है। अब आप बोलोगे सर क्या डायरेक्ट संबंध होता है, जैसे मान लेते हैं ये कोण है थीटा, तो भुजा और कोण में कैसा संबंध होता है, जितनी बड़ी भुजा
उतना बड़ा उसके सामने का कोण। कहने का मतलब अगर देखो इसको ऐसे बनाओ, ध्यान से देखना, ए बी सी, मान लेते हैं बी सी इतना है, ये थीटा है। अगर भुजा का साइड बढ़ता है तो सामने का कोण का भी साइड बढ़ता है, मतलब भुजा बड़ी होगी तो कोण भी बड़ा होगा। कहने का मतलब क्या है, ध्यान से समझना। अगर मैं यहां पर एक लिख लेता हूं 3 सेंटीमीटर, एक लिख लेता हूं 4 सेंटीमीटर और एक लिख लेता हूं 5 सेंटीमीटर, ये 3 भुजा का लंबाई दे दिया, तो हमेशा याद रखना कि इसमें जो कोण बी होगा ना वो सबसे बड़ा कोण होगा। उसके बाद सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा, एंगल बी। इसके बाद कौन सा बड़ा होगा, तो 4 के सामने वाला कौन सा, देखो सामने वाला, 4 के सामने वाला एंगल ए, और सबसे छोटा कौन सा होगा, एंगल सी। सर एंगल सी सबसे छोटा क्यों होगा, एंगल सी सबसे छोटा इसलिए होगा क्योंकि इसके सामने की भुजा भी सबसे छोटी है। और एंगल बी सबसे बड़ा क्यों होगा, एंगल बी इसलिए सबसे बड़ा होगा क्योंकि इसके सामने की भुजा भी सबसे बड़ी है। तो यहां क्या सीखे कि भुजा और कोण में सीधा संबंध होता है, जितनी बड़ी भुजा उसके सामने का कोण भी उतना बड़ा होता है। ये बात सीखे। चलो, इसलिए आप अगर एक चीज पढ़े होंगे भुजा और कोण के संबंध के हिसाब से, क्या पढ़े होंगे सर, इक्विलैटरल ट्रायंगल पढ़े हो ना। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब क्या होता है, समबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा बराबर हो तो उसका सभी कोण भी बराबर होता है। उसका क्या होता है, सभी कोण बराबर होता है। और कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 180। अब जब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है और तीनों बराबर है तो कितना होगा, 60 60 60। क्यों 60 60 60 होगा, क्योंकि ये त्रिभुज की सभी भुजा बराबर है तो इसके सभी कोण बराबर होंगे। और अगर किसी त्रिभुज की 2 भुजा बराबर है तो उसके सामने के 2 कोण भी बराबर होते हैं। और किसी त्रिभुज का कोई भी भुजा बराबर नहीं है तो इसका कोई भी कोण बराबर नहीं होगा। तो एक बात सीखे, याद रखना कि भुजा और कोण में डायरेक्ट संबंध होता है, जितनी बड़ी भुजा उतना बड़ा कोण। इसीलिए जिसकी भुजा सभी बराबर हो उसका सभी कोण बराबर होता है। और इसको क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। इसको क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी 2 भुजा बराबर हो तो सामने का 2 कोण भी बराबर होता है। और इसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं है, इसको क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। और इसको क्या बोलते हैं, स्केलन ट्रायंगल, विषम बाहु त्रिभुज, जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं है तो कोई भी कोण बराबर नहीं होगा। इसका रिवर्स ऑर्डर भी है ना, कि कोई भी कोण बराबर नहीं तो कोई भी भुजा बराबर नहीं, कोई भी 2 कोण बराबर तो 2 भुजा बराबर होगी, और सभी कोण बराबर तो सभी भुजा भी बराबर होगी। ये बात अच्छे सीखे। चलो, अब अगर इसमें ध्यान से देखा जाए तो सर इसकी ए बी, बी ए सी और बी सी कोई भुजा बराबर है क्या, नहीं, कोई भुजा बराबर नहीं। मतलब किस त्रिभुज की बात कर रहा है, स्केलन ट्रायंगल की। अब जब भी ऐसा आए, बहुत ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, तो जब भी ऐसा आए जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं है, जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं है तो उसका कोई भी कोण बराबर नहीं होगा। तो सर यहां भी कोई भी भुजा बराबर नहीं है, लेकिन सर कोई कोण बराबर तो नहीं है, लेकिन कोण पूछा है। तो एक और लॉजिक बताता हूं, एक पाइथागोरस का भी लॉजिक लगता है जो भुजा के हिसाब से होता है। देखो क्या बोला मैं, पाइथागोरस में क्या होता है पता है, ये एक समकोण त्रिभुज में ही लगता है। पाइथागोरस इसमें लगता है समकोण त्रिभुज में। और इसकी क्या क्वालिटी होती है कि किसी भी 2 साइड का स्क्वायर का एडिशन, मतलब सम, 2 साइड का स्क्वायर करो, है ना, और इसका सम करो, ये किसके बराबर होता है, लॉन्गेस्ट साइड के स्क्वायर के, लॉन्गेस्ट साइड के स्क्वायर के, लॉन्गेस्ट साइड के स्क्वायर के। ये क्या बोलता है, पाइथागोरस थ्योरम। और जहां पर ये बात होती है वहां पर कोण भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा, 90। तो पहले ये चेक करते हैं कि ये हो रहा है कि नहीं। क्या बोला, लॉन्गेस्ट साइड का जो स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, अदर 2 साइड के स्क्वायर के सम के बराबर। मतलब 2 भुजाओं के वर्गों का योग सबसे बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वहां क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम। और उसमें फिर कोण भी क्या होता है, 90 डिग्री। क्योंकि हमेशा याद रखना पाइथागोरस थ्योरम वही लगता है जहां पर समकोण त्रिभुज होता है। इसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, जिसमें एक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो ये वाला चेक करें,
तो देखो यहां पर ए बी कितना बोला है मेरे भाई, 6√3 का स्क्वायर बोला ना मेरे भाई। बी सी कितना बोला देखो तो, बी सी बोला 6, और सबसे बड़ी भुजा कौन सी है 12, सबसे बड़ी भुजा कौन सी है 12, ठीक है भाई। चलो तो देखो अब इसका स्क्वायर करना है, तो 6 का स्क्वायर क्या होगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा, और √3 का स्क्वायर क्या होगा सर, अगर √3 का स्क्वायर करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3, समझ में आया। तो इसका आंसर होगा 36 इंटू 3, 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, और 12 का क्या होता है 144, समझ में आया, ठीक है। तो 36 इंटू ये करो तो 6 तिया 18 और 3 तिया 9 और 1 10, 108 प्लस 36 बराबर 144, जोड़ दो, 6 दूनी 12 13 14, 3 और 1 4, अरे आ गया। तो कहने का मतलब यहां पर क्या लग रहा था, राइट एंगल ट्रायंगल का लॉजिक लग रहा था, क्योंकि ये क्या सेटिस्फाई था, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये कहां होता है पाइथागोरस थ्योरम, ओनली राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज में। तो कोण बी क्या होगा 90 डिग्री, ठीक है। अब इसको इतना लंबा बना सकते हो, या इसको एक बढ़िया सा तरीका बताता हूं कि शॉर्टकट कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो जिसको नोट करना है वैसे पूरा डिटेल नोट कर ले। अब मैं बताता हूं इसको जल्दी से कैसे बनाएंगे। तो देखो जल्दी से बनाने का तरीका क्या कहता है, ध्यान से देखना। सबसे पहले देखो क्या सभी भुजा बराबर है क्या, देखो ए बी क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से देखना, ए बी और बी सी और ए सी, सही बात है। क्या क्या बोला, ए बी कितना है 6√3, बी सी कितना बोला 6, और ए सी कितना बोला 12, सही बात। मेरे को बताओ क्या सभी भुजा बराबर है क्या, नहीं, सभी भुजा बराबर नहीं है तो सभी कोण बराबर नहीं होगा, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। क्या कोई भी दो भुजा बराबर है क्या, नहीं, तो कोई भी दो भुजा बराबर नहीं है, मतलब क्या भी निपट गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज भी खत्म है। तो ये क्या है सर, सभी भुजा अलग अलग है, तो कौन सा है, स्केलर ट्रायंगल, विषम बाहु त्रिभुज, है ना। तो इसका चुपचाप क्या करो, भुजा का अनुपात निकालो। क्या निकालो, अनुपात। कैसे निकालेंगे बताओ तो, अनुपात निकालेंगे क्या करोगे सर, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो क्या आएगा, यहां पर √3 आएगा, यहां पर 1 आएगा और यहां पर 2 आएगा। अब जब भी ऐसा हो तो क्या करो, एक बार कोशिश करो कि सबसे बड़ी भुजा ये है, इसका स्क्वायर और इन दोनों का स्क्वायर का सम करके देखो, तुरंत तुरंत देखो, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा सर, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा ना मेरे भाई। √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1, और ये दोनों को जोड़ोगे तो 4 आया ना, खत्म। ये कौन सा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। फट से करके चेक कर लेना, अगर कब, जब सभी भुजा अलग अलग हो, तो ऐसे तुरंत चेक कर लेना। और अगर ये इसके बराबर हो गया, मतलब ये क्या हुआ, पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हुआ। और अगर पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई होता है तो पाइथागोरस थ्योरम कहां लगता है, जहां पर 90 डिग्री हो, समकोण हो। तो इसका आंसर क्या होगा, एंगल, आंसर डी, ठीक है। कोण क्या होगा, बी का मान क्या होगा 90 डिग्री, ठीक है भाई। चलो तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 तो रीजनिंग का है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 22 बहुत बढ़िया मैथ्स का क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारा बात हम लोग आज सीखने वाले हैं। तो क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, इसको अच्छे से समझते हैं, और जो जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगेगा आप उसको नोट करते चलना, क्योंकि एक बढ़िया क्वेश्चन और इस तरह का आता है, ठीक है। देखो यदि दो बहुपद मतलब दो पॉलिनोमियल दिया है, ठीक है, az का क्यूब प्लस 4z का स्क्वायर प्लस 3z माइनस 4, सही बात है, और z क्यूब माइनस 4z प्लस a को z माइनस 3 से जब डिवाइड किया जाता है, विभाजित करने पर, ये इंपॉर्टेंट लाइन है भाई ना, समान शेषफल प्राप्त होता है, तब a का मान बताओ, ये है प्रश्न, ठीक है भाई। अब ध्यान से देखो क्या कह रहा है कि सर जैसे पहले आपको ये जो समान शेषफल प्राप्त होता है, मतलब रिमाइंडर बराबर इक्वल रिमाइंडर प्राप्त होता है जब इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करूं और इस पॉलिनोमियल को इससे। तो ये ना रिमाइंडर थ्योरम, अगर आपको थोड़ा बहुत याद होगा 10वीं में आप शेषफल प्रमेय या रिमाइंडर थ्योरम पढ़े होंगे, ठीक है। अगर वो पढ़े हो तो ये चुटकियों में बनेगा भाई, लेकिन अगर आप नहीं पढ़े होगे ना तो ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला। तो एक काम करता हूं, मेरे को पता है 10वीं पढ़े तो बहुत दिन हो गया है, ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंडर थ्योरम बता देता हूं कि वो क्या होगा, जल्दी से बताता हूं, फिर क्वेश्चन को बताऊंगा, देखना चुटकियों में बन जाएगा, एकदम जल्दी से बनेगा, ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, जैसे मान लेता हूं छोटा सा पॉलिनोमियल ले लेता हूं, 4z स्क्वायर प्लस 3z माइनस 4, सही बात है भाई। और जब इस पॉलिनोमियल को मैं z माइनस 3 से डिवाइड करता हूं ना,
तो ये पूरा पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करूं। अब ये नॉर्मल डिवाइड तो है नहीं ना कि सर ये देखो 15 को 4 से डिवाइड करो और बोलो सर 4 तिया 12, 4 तिया 12 और सर शेषफल 3 होगा। ये वैसा डिवाइड तो है नहीं, ये तो पॉलिनोमियल से पॉलिनोमियल का डिवाइड है। और इसको डिवाइड करने के बाद आपको क्या निकालना पड़ता है? शेषफल। यहां जो डिवाइड करने के बाद क्या है? रिमाइंडर 3 आया ना। तो जब इस पॉलिनोमियल से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा आपको बताना होता है। तो उसके लिए थ्योरम होता है रिमाइंडर थ्योरम। उसका तरीका क्या होता है पता है? चुपचाप z-3 बराबर 0 सोचना है और z बराबर 3, क्योंकि प्लस उधर जाएगा तो क्या होगा मेरे भाई? माइनस, सॉरी माइनस उधर जाएगा तो प्लस और प्लस उधर जाएगा तो माइनस। ठीक है भाई। अब ये जो z की वैल्यू 3 आई ना, z की वैल्यू 3 आई ना, z बराबर 3, बस इस 3 को यहां रख दो, इस 3 को यहां रख दो। देखो मैं रख के बता रहा हूं। 4z स्क्वायर प्लस 3z माइनस 4 था, z की जगह क्या रखना है? 3, तो 4 और z की जगह आप 3 रखोगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 और z की जगह 3 माइनस 4, तो ये क्या होगा? 4 इंटू 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 4, तो 9 चौक 36 प्लस 9 माइनस 4, तो 9 में 4 घटाओ तो क्या आएगा सर? 9 में 4 घटाएंगे तो 5 आएगा, 36 5 41। मतलब सर जब इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से मैं भाग करूंगा तो शेषफल कितना आएगा? 41। समझ में आया? ये होता है रिमाइंडर थ्योरम, जिस थ्योरम की मदद से हम लोग डायरेक्ट क्या निकाल लेते हैं? रिमाइंडर निकाल लेते हैं। ये लॉजिक समझ में आया? तो आप चाहो तो इस रिमाइंडर थ्योरम को नोट कर लेना, इसको शेषफल प्रमेय बोलते हैं, 10वीं में पढ़े होंगे। ठीक है। अब मैं बताता हूं, अगर ये बात सीख गए, रिमाइंडर थ्योरम आ गई कैसे निकाला जाता है, तो अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है अच्छे से सीखते हैं। देखो अब इस क्वेश्चन में क्या बोला, ध्यान से देखो कि सर जब ये वाला पॉलिनोमियल, कौन सा पॉलिनोमियल लिखा है? ए जेड का पावर 3 प्लस 4z का स्क्वायर प्लस 3z माइनस 4। सही बात है भाई। जब इसको किससे डिवाइड करना है? z माइनस 3 से करना है भाई। ठीक है। और एक और पॉलिनोमियल क्या है? z क्यूब माइनस 4z प्लस a को किससे करना है? z माइनस 3। तो समान शेषफल का बात करेंगे। पहले बताओ शेषफल निकालने का मतलब क्या बोले पता है? जब इस पॉलिनोमियल को z माइनस 3 से मैं डिवाइड करूंगा और इस पॉलिनोमियल को z माइनस 3 से डिवाइड करूंगा तो इनका जो शेषफल, इसको डिवाइड करने के बाद जो शेषफल आएगा ना और इसको डिवाइड करने के बाद जो शेषफल आएगा वो बराबर होगा, समान शेषफल होगा। मतलब इसको डिवाइड और इसको डिवाइड करने के बाद जो शेषफल आएगा वो क्या होगा? बराबर होगा। सही है सर। शेषफल निकालना तो जानते हो जी, अब भी तो सिखाया हो रिमाइंडर थ्योरम। क्या करते हैं सर? जहां z है ना, z माइनस 3 बराबर 0, तो z बराबर क्या होगा? 3। तो सर जहां z है वहां 3 रख दो, तो क्या आ जाता है? शेषफल आ जाता है। आ जाता है ना? चलो रखो। तो ए z की जगह क्या रखना है? 3 का क्यूब। ठीक है। 4z का 3 का स्क्वायर। सही बात है भाई। प्लस 3z का जगह 3 माइनस 4। इसको जब सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा सर? शेषफल आएगा। आएगा ना भाई? ये रिमाइंडर थ्योरम हो गया। सही है। चलो इसको देखो, z का क्यूब माइनस, सॉरी z की जगह तो 3 रखना है ना, z की जगह क्या रखना है? z माइनस 3 बराबर 0, तो z की जगह क्या रखना है? 3, तो 3 का क्यूब होगा, है ना। फिर 4 इंटू 3 प्लस a। सही बात है सर। ये इसको डिवाइड करने पर ये शेषफल आएगा, इसको डिवाइड करने पर ये शेषफल। और क्वेश्चन में क्या बोला? समान शेषफल। मतलब शेषफल क्या होगा? बराबर होगा। सॉल्व करें आप तो ये क्या होगा? 3 का क्यूब बताओ तो क्या होगा? 27। तो ये 27 है। हाँ, अब डिपेंड करता है किसका जोड़ना घटाना गुणा भाग किसका कितना तेज है। ठीक है भाई। तो देखो 27 है, ये क्या होगा भाई? 9 और चौक 36 प्लस 9 माइनस 4। सही बात है। ये क्या होगा? 9 27 3 का क्यूब क्या होता है? 27 माइनस 12 प्लस 1। अब देखो सर 27 है, अच्छा मेरे को बताओ 9 में 4 घटाओगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। आएगा ना भाई। और 36 में 5 जोड़ोगे तो क्या आएगा? 41। तो यहां क्या आएगा? 27 a प्लस 41 बराबर, यहां पर क्या आएगा? 27 माइनस 12 15 आएगा ना भाई। और प्लस a, 27 माइनस 12 क्या होता है? 15। ठीक है। अब इधर बनाता हूं, देखो तो एक काम करते हैं ना, यही बना देता हूं, a को इधर लाओ, तो 27 a माइनस a और यहां 15 माइनस 41। ठीक है भाई।
तो 27a माइनस ए क्या होता है 26a, और 15 माइनस 41 माइनस 26। अब यहां लिख रहा हूं तो यहां क्या आया 26a बराबर माइनस 26, तो a की वैल्यू कितनी आई माइनस 26/26, आंसर क्या आया -1। तो a की वैल्यू कितनी है तब a का मान कितना होगा -1। ठीक है भाई, आ गया। तो बस -1 करना है और आगे बढ़ना है, इसके बाद कुछ नहीं करना। ठीक है, अब देखो, लेकिन हम आंसर चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही आया है कि गलत। लेकिन मैं जो अभी तरीका बताने वाला हूं आंसर चेक करने का, आप एग्जाम हॉल में चेक नहीं करना, क्योंकि टाइम नहीं होता है, अगले क्वेश्चन भी बनाने होते ना। ये तो मैं भी सिखा दे रहा हूं, सिखा रहा हूं बोल के सिखा देता हूं, लेकिन एग्जाम में कोई इतना ही करेगा, आंसर लगाएगा और आगे बढ़ेगा, आंसर को चेक नहीं करना। ठीक है, हालांकि मैं सिखा देता हूं कि चेक कैसे किया जाता। तो देखो ए की वैल्यू कितनी आई बताओ मेरे भाई, ए की वैल्यू आई -1। अब मैं बता रहा हूं कि जो मैं -1 निकाला वो सही निकाला कि गलत निकाला। सही बात है, चलो अब वो सीखते हैं, लेकिन फिर मैं बोल रहा हूं एग्जाम में नहीं चेक करना। ठीक, चलो, तो ए जेड का क्यूब प्लस 4z का स्क्वायर प्लस 3z माइनस 4 बराबर जेड का क्यूब -4z प्लस ए। अब देखो मेरे को z का वैल्यू पता है ना, z -3 बराबर 0, तो z का वैल्यू कितना है 3 है, तो z की जगह क्या रखूंगा 3, और a में क्या निकाला -1। अगर मैं a की जगह रखता हूं -1 और z की जगह रखता हूं 3, ठीक है, और इसको भी ऐसे करूंगा, और जब इसको सॉल्व करूंगा तो इसके आंसर क्या आने चाहिए बराबर, और अगर बराबर आया मतलब मैं सही सॉल्व किया हूं। तो देखो +4 जेड का क्या है बताओ, तो जेड का 3 है ना, तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 -4, और जेड का क्या है 3 का क्यूब -4 इंटू 3 है ना, और ए का वैल्यू क्या है -1 है ना भाई। चलो, तो ये क्या होगा 3 का क्यूब 27 और -1 -27, और ये हो गया 9, और 9 चौक 36, और 9 -4, ये क्या होगा 27 -12 और प्लस -1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा भाई, ये आएगा सर 5, और मेरे को बताओ 27 में 36 में 27 घटाओ कितना आएगा 26, 9 या 27, 9 चौक 36, 9 आएगा भाई। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा इधर 14। ठीक है, और 27 -12 ये हो गया 15 -1, ये आ गया 14, मतलब 14 बराबर 14, मतलब मैं जो ए की वैल्यू निकाला हूं वो सही निकाला हूं। लेकिन फिर एक इंपॉर्टेंट, तुमको चेक नहीं करना है, ये मैं चेक करते कैसे बस वो सिखाना था, लेकिन एग्जाम हॉल में चेक मत करना। ठीक है, तो चलो ये अच्छे से समझ में आया होगा, आप नोट भी किए होंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक और बढ़िया सा क्वेश्चन है जो अलजेब्रा का है। तो यहां पर क्या लिखा है, यदि a बराबर 3 + 2√2 तथा b बराबर 1/8 तब a² + b² निकालो। तो ये अलजेब्रा का है, बीज गणित का है। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको सीखने के लिए, तो इसमें मैं अपन बहुत सारा बात सीखने वाले हैं। तो देखो जैसे आपको बोला a² + b² निकालो, तो पहले मैं आपको एक बात बताता हूं, देखो ध्यान से समझना। सर आप सब बचपन में पढ़े होंगे a + b का होल स्क्वायर, मेरे को बताओ, ये तो हम लोग पढ़े हैं a + b का होल स्क्वायर क्या होता है। सर a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। ये पढ़े हो ना मेरे भाई, पढ़े हैं, ठीक है भाई। तो अब मेरे को बताओ अगर ये +2ab इधर आएगा तो क्या होगा, सर a + b का होल स्क्वायर -2ab बराबर क्या होगा a² + b²। अभी मैं इस क्वेश्चन को बहुत आराम से बहुत डिटेल सिखाऊंगा, फिर इसको जल्दी से कैसे करेंगे मैं वो भी सिखाऊंगा। ठीक है भाई, चलो, तो फिलहाल हमको समझ में आया सर a² + b² जो पूछ रहा है उसका वैल्यू होता है a + b का होल स्क्वायर -2ab। ठीक है भाई, चलो, लेकिन सर इसमें तो ना a + b दिया है ना एक 2ab दिया है, मतलब ab भी नहीं दिया। कोई बात नहीं, हम लोग निकाल लेंगे। पहले मेरे को बताओ a का वैल्यू कितना दिया है, सर a का वैल्यू दिया है 3 + 2√2, सही है। लेकिन b का वैल्यू क्या दिया है, b का वैल्यू दिया है 1/a, 1/a। अब देखना b का वैल्यू 1/a का मतलब है 1/3 + 2√2। ठीक है भाई, अब एक स्टार पॉइंट वाला बात बता रहा हूं, उसको नोट कर लेना। अगर कभी ऐसा आए b का वैल्यू 1/3 + 2√2,
तो एग्जैक्टली बी का वैल्यू आंसर क्या होता है 3 माइनस 2√2, ये होता है बी 100%। जब 3 का स्क्वायर कितना होता है, पहले मैं आपको तरीका बता रहा हूं। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और इसका होता है 2 का, और इसका स्क्वायर करो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर देख रुक जाओ जाने दो, आप कंफ्यूज हो जाओगे। अभी इसको नहीं करते अभी मैं डायरेक्ट आपको नहीं बताता, क्योंकि मैं डायरेक्ट बताऊंगा ना आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि हो सकता है बहुत लोग को अलजेब्रा के उतने कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। तो पहले मैं इसको डिटेल बताता हूं, सुनो सुनो सुनो। बी का वैल्यू ये होगा कि नहीं, बस इतना बताओ। देखो बी का वैल्यू 1/a होता है, 1/a होता है। तो सर ए का वैल्यू क्या है 3 प्लस 2√2 है ना मेरे भाई। अब कभी भी याद रखना सर, नीचे में ना रूट का वैल्यू नहीं रखा जाता, नीचे में रूट का वैल्यू नहीं रखा जाता, तो इसका परिमेयकरण करते हैं, रैशनलाइजेशन करते हैं। क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन। मतलब 3 प्लस प्लस है ना यहां, तो माइनस 3 माइनस 2√2, और 3 माइनस 2√2 से ऊपर और नीचे गुणा किया जाता है मेरे भाई। ठीक है सर, गुणा क्यों किए, इससे कोई फर्क पड़ता है क्या? जैसे मेरे को बताओ, अगर 5 लिखा है तो 1 का गुणा और 1 का भाग करूंगा, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? सर ए तो कट जाएगा, तो 5 ही बचेगा ना। तो अगर मैं 3 माइनस 2√2 और 3 माइनस 2√2 से गुणा किया, तो इससे कुछ फर्क पड़ा, ये तो कट जाएगा ना, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ठीक। अब बोलो कि सर ऐसा गुणा आप क्यों कर रहे हो? देखो ऐसा गुणा मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि नीचे में ये रूट का वैल्यू मैं हटा सकूं। नीचे में किसका वैल्यू हटा सकूं? रूट का। तो पहला टारगेट है सर नीचे में रूट का वैल्यू हटाना। ठीक है, अब देखो तो सर अच्छा कितने लोग को ये बात पता है, a प्लस बी और a माइनस बी, ए प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है मेरे भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना? नहीं, a प्लस बी माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहां क्या बनेगा सर, अगर इसको a माने और इसको b माने तो ये a प्लस बी हुआ, और ये a और ये माइनस बी, तो a प्लस बी और a माइनस बी हुआ या नहीं हुआ? हुआ। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तो 3 माइनस √2 को जब 1 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा, 3 माइनस 2√2। ठीक है भाई, ठीक। जब इसको पूरा 1 से गुणा करूंगा तो यही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, और यहां पर क्या आएगा सर, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है सर, a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर में क्या होगा, 2√2 का होल स्क्वायर होगा मेरे भाई। ठीक है, तो अब मैं यहां बनाता हूं, तो देखो b का वैल्यू क्या होगा सर, 3 माइनस 2√2 बटे a का स्क्वायर कितना हुआ 9, और 2√2 का स्क्वायर कितना हुआ, तो देखो 2√2 का स्क्वायर ऐसे करते हैं, 2√2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर इंटू √2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, और √2 का स्क्वायर हुआ 2, तो आंसर कितना आया 8। तो 2√2 का स्क्वायर आया 8, तो 9 माइनस 8 कितना होगा, तो सर b का वैल्यू कितना आएगा 3 माइनस 2√2 और 9 माइनस 8 1 आया समझ में। तो फाइनली आंसर कितना है 3 माइनस 2√2 ही आया ना, यही आया। अब इसको इतना डिटेल बनाऊंगा क्या, एग्जाम में इतना डिटेल बनाऊंगा तब तो हो गया। तो एग्जाम में कैसे बनाना है अब मैं एग्जाम में बता रहा हूं, इसको मिटाऊं, जिसको नोट करना है नोट कर लेना, मैं पूरा डिटेल बता दिया। ठीक है भाई, ठीक। अब देखो इसको डायरेक्ट कैसे बताते हैं, इसको मिटा रहा हूं। ठीक है भाई, तो यहां तक मैं रोक देता हूं, कहां तक, यहां पर लाके मैं रोक देता हूं। तो b का वैल्यू कितना आया 3 माइनस 2√2। तो जब भी ऐसा हो और आप इसको ऐसे लिखोगे 3 प्लस 2√2, तो मैं पहले बताया था आप क्या करना, b का वैल्यू को सीधा लिख देना, प्लस की जगह माइनस 2√2, b का वैल्यू डायरेक्ट लिख देना जो यहां था, क्योंकि इतना सॉल्व थोड़ी करेंगे हम लोग एग्जाम में। तो a का वैल्यू 3 प्लस √2 और b का वैल्यू 3 माइनस 2√2। और ये कैसे देखे सर, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 2√2 का स्क्वायर होता है 8, और दोनों का अंतर क्या होता है 1, तो ये डायरेक्ट लिखा जा सकता है। समझ में आया? चलो अगर आप वीडियो को थोड़ा पीछे करोगे ना, तो स्टार्टिंग में मैं एकदम से यही लिख दिया था, डायरेक्ट ये वाला बात लिखा था, फिर मैं बोला नहीं नहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैं डिटेल बताता हूं। ठीक है, तो यही बात लिख रहा था मैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो a का वैल्यू समझ में आया, b का वैल्यू समझ में आया। अब सर फॉर्मूला में क्या है, देखो फॉर्मूला में क्या आपको क्या क्या पता होना चाहिए, a प्लस बी पता होना चाहिए। तो एक काम करते हैं ना, पहले हम लोग a प्लस बी निकाल लेते हैं, पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं a प्लस बी। तो आप मेरे को बताओ a प्लस बी निकालोगे तो क्या होगा, देखो निकालो, a का वैल्यू क्या है 3 प्लस 2√2 है ना मेरे भाई, और प्लस b का वैल्यू क्या है देखो, तो
तो प्लस है तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। तो 3 माइनस 2√2, तो प्लस 2√2 और माइनस 2√2 कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, a प्लस बी 6 आएगा। आएगा ना मेरे भाई, ठीक है। अच्छा, अब किसकी जरूरत है, a इंटू बी की। देखो a इंटू बी की जरूरत है, तो a इंटू बी निकालो, a इंटू बी। तो क्या करोगे सर, a का वैल्यू क्या है 3 प्लस 2√2 और b का वैल्यू क्या है 3 माइनस 2√2। ठीक है भाई, तो ये फिर हो गया a प्लस बी और a माइनस बी। हुआ कि नहीं हुआ, देखो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, इसको माने a, इसको माने b, इसको माने a, इसको माने b, तो सर a प्लस बी a माइनस बी हो गया ना, ठीक है। तो ये क्या होगा आप मेरे को बताओ, ये होगा सर a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, क्योंकि क्या होता है a प्लस बी, यहां लिखा था ना मैं फॉर्मूला कि a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है भाई, चलो, तो ए स्क्वायर बोले तो 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोले तो 2√2 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और 2√2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 और देखो 2 यहां बताया था, 2√2 का स्क्वायर क्या होगा 2 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो आंसर आएगा 8। तो 9 माइनस 8 आंसर कितना आएगा 1 आएगा। तो सर a इंटू बी का वैल्यू कितना आया, सर a इंटू बी का वैल्यू आया 1 और a प्लस बी का वैल्यू कहां पर है, कहीं लिखाऊंगा मैं, a प्लस बी नहीं लिखाऊं, a प्लस बी 6 आया था ना, ओके मिट गया होगा। ये देखो देखो ये देखो ये देखो ये देखो 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 देखो, ये है a प्लस बी का वैल्यू, a प्लस बी का, ये लिखाऊं a प्लस बी का वैल्यू। ठीक है, अब ध्यान से देखो a प्लस बी 6 हो गया और a इंटू बी 1 हो गया ना मेरे भाई। चलो अब इस फॉर्मूले में लगते हैं, मैं आपको जल्दी से कैसे करेंगे सिखाऊंगा, लेकिन अभी देखो a प्लस बी कहा गया, a प्लस बी का वैल्यू 6, तो a प्लस बी का वैल्यू 6 का स्क्वायर माइनस 2 और a बी का वैल्यू कितना है 1 है, a बी का वैल्यू 1 है, तो 36 माइनस 2, ये किसका वैल्यू आ रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आंसर कितना है 36 माइनस 2, आंसर आया 34। समझ में आया मेरे भाई, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आंसर कितना है 34। ठीक है, अब एक चीज बताता हूं सर, बहुत लोगों को जिसका अलजेब्रा ठीक होगा उसको तो ये समझ में आ जाएगा, लेकिन जिसका वीक होगा तो मैं अलजेब्रा का 1-2 वीडियो बना दिया हूं, तो आप पहले उस वीडियो को देख लोगे तो आपके थोड़े बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। मैं बेसिक वाले वीडियो बनाया हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बताया हूं, सारे टाइप पढ़ाया हूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर बताया हूं, तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वीडियो को देख लेना। अब मैं बताता हूं इस क्वेश्चन को जल्दी से कैसे करते हैं, तो देखो ध्यान से समझना सर इसमें क्या बोल रहा है, मैं पूरे से पूरा क्वेश्चन मिटाता हूं और आपको जल्दी से कैसे करेंगे मैं वो तरीका सिखाऊंगा। ठीक है भाई, ध्यान से देखो, सर a का वैल्यू दिया, b का वैल्यू दिया और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा, तो सीधा लिखने का सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हुआ। अब a का वैल्यू कितना दिया बताओ, तो 3 प्लस 2√2 और b का वैल्यू कितना दिया है सर 1/a, और मैं बोला हूं जब भी ऐसा दे डायरेक्ट ऐसे आएगा ना मेरे भाई, a का वैल्यू 3 प्लस 2√2, तो जब भी ऐसा है तो b का वैल्यू डायरेक्ट लिखने का 3 माइनस 2√2, ये हो गया a, ये हो गया b, आ गया, पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, a और b आया। ठीक है मेरे भाई, अब सुनो, जब a प्लस बी निकालूंगा, जब a प्लस बी निकालूंगा तो प्लस 2√2 और माइनस 2√2 कट जाएगा, दोनों को जोड़ूंगा नहीं जी a प्लस बी, तो प्लस 2√2 और माइनस 2√2 कटेगा तो क्या आएगा 3 और 3 6 आएगा मेरे भाई। और जब a इंटू बी निकालूंगा तो क्या होगा 3 प्लस 2√2 और इंटू 3 माइनस 2√2, तो सर ये a प्लस बी और a माइनस बी हुआ, क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी, सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2√2 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 9 और ये हुआ इसका आंसर 8, तो आंसर कितना है a इंटू बी का, a इंटू बी का आंसर आया 1 हो गया। बस फट से रखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर 6 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 और a बी का आंसर 1, ठीक है, तो 36 माइनस 2 आंसर आया 34। समझ में आया? तो अब मेरे को लगता है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर जिसका थोड़ा सा अलजेब्रा वीक होगा वो एक बार मैं वीडियो को फिर से देख ले इस क्वेश्चन को, तो मेरी गारंटी 100% आ जाएगा। ठीक है,
अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक और बढ़िया सा क्वेश्चन है जहां पर लिखा है ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बताइए बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। इसको कैसे बनाते हैं पता है? ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, मतलब 4 का हो गया 5, तो बी की आय ए की आय से कितना है, तो 5 में 1 कम, 20% आंसर। अब आप बोलोगे सर ये कैसे बना लिए? 10 मिनट दो मेरे भाई, आप भी इतनी ही तेजी से बनाओगे और आपको भी पेन तक उठाना नहीं पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए मेरी गारंटी है, जितनी जल्दी से मैं बनाया हूं आप मेरे से ज्यादा जल्दी बनाओगे, गारंटी है। अब आप बोलोगे होगा कैसे? देखो मैं इसको समझाता हूं, एकदम सिंपल तरीका बताऊंगा, एकदम बेहतरीन तरीका बताऊंगा, मतलब इस क्वेश्चन के लिए इससे बेहतर तरीका नहीं है, ठीक है? देखो, लेकिन इसके लिए समझते हैं। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। 25% का क्या मतलब होता है मेरे भाई? 25% का मतलब होता है सर, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। मतलब कभी भी याद रखना, जहां प्रतिशत हो इसका मतलब होता है 1/100, और जहां 1/100 है इसका मतलब है प्रतिशत, ठीक है? तो 25% का क्या मतलब हुआ? 25 एकम 25, 25 चौक 100, 1/4। ये इसकी छोटी इकाई होती है। देखो बड़ी इकाई क्या थी सर? 25% मतलब 25/100 आया था ना मेरे भाई। मतलब सर 100 अगर टोटल है, 100 अगर टोटल है तो उसका 25% तो 25 ही होगा ना। आप मेरे को बताओ, अगर आपके पास 100 रुपया है, मैं आपके पास अगर 100 रुपया है और आप किसी को 100 रुपए का 25% दोगे तो कितना दोगे? सर मैं 25 ही रुपए तो दूंगा, यही तो बोलोगे ना कि अगर मेरे पास 100 रुपए है और मैं इसका 25% किसी को दिया तो मैं कितना दिया? 25 ही रुपए तो दिया ना। ये हुआ बड़ा बात। छोटा बात क्या होता है कि सर अगर मेरे पास 4 रुपए है तो मैं अगर किसी को 25% दिया मतलब मैं उसको 1 रुपया दिया हूं। तुम समझे? अगर मेरे पास 100 है और मैं किसी को 25% देता हूं मतलब मैं 25 रुपया देता हूं। और अगर मेरे पास 4 रुपए है और मैं किसी को 25% देता हूं मतलब मैं कितना देता हूं? उसको 1 रुपया देता हूं। ये बात ठीक लगा? ठीक। तो कहने का मतलब सर 25% मतलब 1/4, ठीक है? अब देखो 25% अधिक, देखो ए की आय बी की आय से कितना प्रतिशत अधिक है भाई? 25%। तो अगर मैं बी की आय, अच्छा तुलना किससे कर रहा हूं ये याद रखना, जिससे तुलना करते हैं ना मेरे भाई वो नीचे रहता है। स्टार पॉइंट नोट करके लिखना इसको अपनी कॉपी में, क्या कि सर जिससे तुलना किया जाता है, जिससे कंपेयर किया जाता है वो नीचे आता है। जिससे तुलना किया जाता है, जिससे कंपेयर किया जाता है वो कहां आता है मेरे भाई? नीचे। तो यहां पर ए की आय बी की आय से कंपेयर किससे किया हूं मेरे भाई? बी की आय से। किससे कंपेयर किया हूं? बी की आय से। तो नीचे कौन होगा? बी की आय। नीचे कौन होगा? बी की आय। तो बी की आय अगर 100 रुपया है, बी की आय अगर 100 रुपए है तो ए की आय कितना होगा? सर अगर बी की आय 100 रुपया है तो ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। मतलब ए 25% ज्यादा कमाता है। मतलब ए अगर बी 100 कमाता है तो ए 25% ज्यादा, मतलब ए कितना कमाता होगा? 125 रुपया कमाता होगा। सही बात है। तो इसको बोलोगे ना कि सर ए की जो आय है ना वो बी की आय से 25% ज्यादा है, बोलोगे। तो जब इसका अनुपात निकालोगे तो क्या निकालोगे? 25 चौक 100, 25 पंच 125, यही निकालोगे ना। और अगर अनुपात में लिखना हो तो सर अनुपात में लिखना हो तो ये क्या होगा? बी की आय। बी की आय कितना है मेरे भाई? 4, ठीक है ना। बी की आय अगर मैं 4 मानू तो ए की आय कितनी है? 4 में 1 ज्यादा, तो ए की आय कितनी होगी? 5। सही बात है मेरे भाई। तो सर अगर बी की आय 4 रुपए है तो ए की आय 25% ज्यादा है, मतलब 4 में 1 ज्यादा क्या होगा? 5 होगा। यहां देखो अगर बी की आय 100 रुपया है तो ए की आय 25% ज्यादा है, मतलब कितना है? 125। तो जब अनुपात निकालूंगा तो 25 चौक 100, 25 पंच 125, यही आएगा ना मेरे भाई। तो यहां भी तो वही आया है, ठीक। अब मैं स्टार पॉइंट क्या बताया था? बताओ बताओ बताओ, स्टार पॉइंट क्या बताया था? मैं स्टार पॉइंट में बताया था जिससे तुलना किया जाता है वो कहां रहता है? नीचे रहता है, वो रहता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल अगर यहां पर बी की आय 100 थी, बी की आय 100 थी तो ए की आय कितनी थी? 125, क्योंकि सर ए की आय बी की आय से 25% ज्यादा है। अब आगे बढ़ते क्वेश्चन में। तो इतनी बात समझ में, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, ये आया, ठीक है। अभी डिटेल देखो, डायरेक्ट करना तो मैं सिखाने वाला हूं, ठीक। चलो आगे बढ़। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? क्या बोला? ध्यान से देखो।
तो बी की आय ए की आय से। अब तुलना किससे हो रहा है? अब सर ए की आय से तुलना हो रहा है। देखो, तो बी की आय ए की आय से कितना कम है, तो ए की आय से तुलना हो रहा है, तो नीचे कौन होगा? ए की आय। मेरे को बताओ, बी की आय ए की आय से कितना कम है? सर 25 रुपया कम है कि नहीं है? तो नीचे कौन होगा? 125। कितना कम है? 25 रुपया कम है। लेकिन मैं बोलता हूं प्रतिशत निकालना है ना, क्या बोला? बी की आय, देखो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? तो सर बी की आय ए की आय से 25 रुपया कम है। कितना रुपया कम है? 25 रुपया। लेकिन प्रतिशत निकालना तो क्या करोगे सर? 100 से गुणा और प्रतिशत, ऐसे करोगे। तो 25 पंचे 125, सही बात है मेरे भाई। 25 पंचे 125 और 25 चौक 100, सही बात है भाई। और 5 एकम 5, 5 25, तो कितना प्रतिशत कम है? 20% कम है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 20%। समझ में आया मेरे भाई? चलो अब एक चीज बताता हूं, इसको अच्छे समझ में आए। एक बार जो मैं बताया उसको अच्छे से बता रहा हूं, देखो। फिर इसको बिना पेन उठाए कैसे बनाना है वो भी सिखाना है ना। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहां पर बोला, ध्यान से देखो, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो ए की आय कितना मान लेते हैं? देखो, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो माना कि बी की आय 100 रुपया है, माना कि बी की आय 100 रुपया है, तो ए की आय कितना अधिक है? ए की आय 25%, मतलब ए की आय 125 होगा। ठीक है, तो 25% कैसे लिखते हैं? 25% को लिखते हैं 25/100। तो मैं क्या बताया था, क्या बोला था? स्टार पॉइंट याद करो, जिससे तुलना किया जाता है वो कहां रहता है? वो नीचे रहता है। तो देखो, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो ए की आय बी की आय से, सर तुलना तो बी की आय से हो रहा है ना, तो नीचे कौन होगा? बी की आय। ठीक है, तो बी की आय से तुलना हुआ तो नीचे कौन हुआ? बी आय हो गया है, आय। ठीक है, बी की आय कितना है? 100 है, और ए की आय कितना ज्यादा है? 25% ज्यादा है, तो सर अगर बी की आय 100 है तो ए 25% 125 होगा। तो बताना है बी की आय ए की आय से, अब किससे तुलना हो रहा है? ए की आय से, तो ए की आय नीचे होगा 125। बी की आय कितना कम है? सर 25 कम है, 25 कम है ना। ठीक है, बी की आय 125 से 25 कम है, प्रतिशत निकालना तो क्या करेंगे? 100 से गुणा। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत? तो कैसे बनाएंगे सर? 25 से कम 25, 25 पंचे 125 और 5 दूनी 10, कितना कम है? 20%। अब मैं आपको बताता हूं, देखते कैसे करते हैं इस प्रश्न को। ये अच्छे से समझ में आया ना? यहां पर स्टार पॉइंट क्या था सर? जिससे तुलना करते हैं वो नीचे होता है। ठीक है, चलो अब देखो, आपको सोचना है मेरे भाई, कुछ नहीं करना है, सिर्फ सोचना है। अब जो मैं लिखूंगा ना, अभी मैं लिख के बता रहा हूं, और इसी चीज को आपको क्या करना है? सोचना है। देखो, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। 25% का मतलब क्या होता है सर? सर 25% का मतलब होता है 4 होता है मेरे भाई। तो अधिक है मतलब एक 4 होगा तो दूसरा 5 होगा। किसका 5 होगा सर? ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, मतलब ए 5 होगा तो बी 4 होगा ना। जिससे तुलना करते हैं वो नीचे होता है, तो बी से तुलना किया ना, ए की आय बी की आय से, तो बी नीचे, और 25% ज्यादा मतलब बी 4 है, तो ए 1 ज्यादा मतलब ए 5 है। तो बताओ बी की आय ए से कितना कम है? किससे कंपेयर हो रहा है सर? ए की आय से, तो ये नीचे हुआ। कितना कम है? तो बताओ बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है? सर कंपेयर ए की आय से हो रहा है, तो ए की आय नीचे। बी की आय कितना कम है? 1 कम है ना। और अगर आपको प्रतिशत निकालना तो क्या करेंगे? कितना आएगा? 20%। अब मैं आपको बोला कि सर इसमें भी थोड़ा लिखना पड़ा है, आप तो बोले थे बिना पेन चलाए, तो देखो बिना पेन चलाए कैसे करते हैं। लेकिन आपको पता होना कि 1/4 को 25% बोलते हैं और 1/5 को 20%। जो मेरा भाई प्रतिशत प्रैक्टिस किया होगा उसको ये बात याद होगी कि 1/4 को 25 बोलते हैं और 1/5 को 20। ठीक है भाई, चलो अब सोचो, मैं आपको पेन नहीं चला रहा हूं। देखो, ए की आय बी की आय से 25% ज्यादा है, तो 1/4, तो मतलब 4 का 5, मतलब ए की आय 5 होगी, बी की आय 4 होगी। ठीक है, तो बताओ बी की आय ए की आय से, मतलब 5 नीचे और क्या ऊपर? 1 ऊपर, तो 5 में 1, सर 1/5 को 20 बोलते हैं। आंसर तुम समझे मैं क्या बोला? सोचो, सर ए की आय बी की आय से 25% ज्यादा है। सर 25% का मतलब होता है 1/4, मतलब 4 इधर होगा 5 इधर होगा,
ठीक है, हो गया। तो बताइए बी किया है, ए किया है से, अब किससे कंपेयर कर रहे हैं, ए किया है से, मतलब 5 नीचे होगा और ऊपर क्या होगा 1, तो 1/5 को बोलते हैं सर 20%। ठीक है, मेरे को उम्मीद है जो पढ़ा होगा पहले कभी ना कभी उसको अच्छे से समझ में आएगा। ये वाला जो नहीं पढ़ा होगा, पहली बार पढ़ रहा होगा, कोई नहीं ना भाई, एक लाइन लिख दो ना। एक लाइन लिखने में तुम्हारा क्या जा रहा है, क्या करोगे सर 25% ज्यादा, मतलब 1/4, ज्यादा बोले तो 4 का 5। ठीक है, कौन सी ज्यादा, ए क्या है बी क्या है से ज्यादा है ना, तो ये हो गई ए की है बी की है। ठीक है, तो बताइए ए की तो बताइए तो बी की आय ए की आय से, अब ए की आय से कंपेयर हो रहा है तो 5 से कंपेयर हो रहा है, ए की आय से कंपेयर हो रहा है तो 5 से, कितना कम है 1 कम है, तो प्रतिशत निकालेंगे तो कितना होगा 20% होगा। थोड़ा सा जिसको डाउट होगा वो 2 लाइन लिख लेगा, जिसको समझ में आया तुरंत क्लियर हुआ कि 25% ज्यादा मतलब 1/4 का हो गया 5, तो 5 में 1 कम, तो 1/5 को बोलते हैं 20%। समझ में आया, ऐसे फट से सोच रहा है। ठीक है भाई, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और जिसको थोड़ा बहुत डाउट रह भी गया होगा मेरे भाई, मैं प्रतिशत का आराम से डिटेल वीडियो लाऊंगा, उसमें ये सारे क्वेश्चन अपन एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, तो वहां अपन चुटकियों से करना सीखेंगे। अभी तो क्या है कि एग्जाम है, एग्जाम को ध्यान में रख के क्वेश्चन में जितना मैं बता सकता था मैं बताया हूं, लेकिन फिर भी अगर कुछ कमी रह गई होगी तो जब मैं इसका डिटेल वीडियो लाऊंगा प्रॉपर प्रतिशत का, वहां मैं आपको अच्छे से सिखा दूंगा, एक एक बात सिखा दूंगा। ठीक है मेरे भाई, तो चलो अब आपको करना क्या होगा, इसका अगला पार्ट आएगा। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी तो इसको यहीं तक रखते हैं। इसके आने वाला क्वेश्चन जो होगा उसको अगले पार्ट में कवर करेंगे। और अगर आज आपको समझ में आया है, ठीक लगा है, तो वीडियो को लाइक करना है, और जो जो मेरा भाई सीजीपीएससी की तैयारी कर रहा है, जो एग्जाम देने वाला है, उसके साथ ही वीडियो को शेयर जरूर करना है। मिलते हैं अगले पार्ट में।